कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एरन राल्सटन होता है। एरन को हाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसलिए वह आए दिन कहीं ना कहीं पर हाइकिंग करने जाता है। अब एक दिन एरन डिसाइड करता है कि वो हाइकिंग पर जाएगा, और जब वो हाइकिंग पर जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि एरन एक ऐसी जगह पर आया होता है जो कि एक बंजर इलाका होता है। एरन जब हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे दो लड़कियां दिखती हैं। ये दोनों लड़कियां रास्ता भूल चुकी होती हैं। एरन उन दोनों से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब एरन इन्हें गाइड करने के लिए इनके साथ चल पड़ता है। जब ये काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं तब एरन इन्हें कहता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद ये तीनों पहाड़ी दरों से गुजरना शुरू कर देते हैं। यह रास्ता बहुत पतला होता है और जब ये थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो एरन नीचे गिर जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। इन्हें लगता है कि एरन नीचे गिरकर मर गया। तभी एरन नीचे से आवाज़ लगाता है। नीचे बहुत सारा पानी होता है। एरन दोनों को नीचे कूदने के लिए कहता है और वे दोनों एरन की बात मानकर नीचे कूद जाती हैं। ऐसा करते हुए इन्हें बहुत मज़ा आता है। इसके बाद ये काफ़ी देर तक उस पानी में एंजॉय करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग पर आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर जाना होता है। एरन उनसे पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। मेगन कहती है कि कल रात हमारे घर पर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। अब एरन पहाड़ी दरों से आगे बढ़ रहा होता है और उस पूरी हाइकिंग को एंजॉय कर रहा होता है। जिस रास्ते से एरन गुजर रहा होता है वह रास्ता काफ़ी पतला और ऊंचा होता है। वहीं पर एक बड़ा पत्थर होता है जिसका एरन सहारा लेता है और उस पत्थर के सहारे वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वह पत्थर खिसक जाता है। इसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वही पत्थर एरन के दाहिने हाथ पर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच एक बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है। एरन को बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होती, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता। वो अपने हाथ को निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो क्रिस्टी और मेगन को पूरी ताकत से आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाती क्योंकि वहाँ चारों ओर सिर्फ बंजर इलाका होता है और इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसमें जो भी हाइकिंग का सामान होता है उसे बाहर निकालता है। एरन को पता होता है कि उसे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, वरना यहाँ पर महीनों तक कोई भी नहीं आता। एरन को बैग से एक छोटा सा चाकू मल्टी टूल नाइफ मिलता है। वह उस नाइफ से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन यह चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एरन का दाहिना हाथ पत्थर के नीचे दबा होता है, इसलिए उसे बाएं हाथ से पत्थर तोड़ने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन वह हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। इसी दौरान एरन के हाथ से नाइफ नीचे गिर जाता है। अब वो उसे सीधे हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो उससे दूर जा गिरा होता है, लेकिन एक लकड़ी की मदद से एरन उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से कोशिश शुरू करता है। पत्थर को काटते काटते उसके नाइफ की धार पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वह पूरी तरह नाकाम रहता है। इसके बाद रात हो जाती है। एरन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना बंद नहीं करता। सुबह होती है और एरन को यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला होता। तब वह अपना कैमरा ऑन करता है और जो कुछ भी इन 25 घंटों में उसके साथ हुआ होता है उसे रिकॉर्ड करता है। वह कहता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ फंसा हूँ और किसी को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। असल में एरन बिना बताए यहाँ आया होता है, इसीलिए उसे पता होता है कि उसके घर वाले उसे ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि जिस जगह पर वह होता है वह इलाका बहुत बंजर होता है और वहाँ अगर कोई पहुँच भी जाए तो जहाँ एरन फंसा होता है वो जगह इतनी तंग होती है कि सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। एरन रिकॉर्डिंग करते वक्त कहता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पानी सिर्फ 400 से 500 मिलीलीटर ही है। उसी दौरान जब एरन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसे लगता है कि ऊपर कोई है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ बेकार जाती है क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं। अब कुछ ही घंटों के बाद वापस से रात हो जाती है। इस वक्त तक एरन को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है और उसके पास खाने का जो बचा खुचा सामान होता है वो उसे खा लेता है। तभी एरन को याद आता है कि आज रात क्रिस्टी और मेगन के घर पार्टी है और वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे वो पल भी याद आता है जब वो सैटरडे को हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है। उसी वक्त उसकी मॉम का कॉल भी आ रहा होता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता और ये शायद उसकी बड़ी गलती थी। उसकी मॉम को नहीं पता होता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर वो अपनी मॉम का कॉल उठा लेता तो उसे बता देता कि वो हाइकिंग पर जा रहा है, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया।
अब किसी को नहीं पता होता कि एरन कहाँ है। अब तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो उसके हाथ के ऊपर दबा होता है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद उसी रस्सी के सिरे को वो अपने पैर से बांधकर बहुत जोर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता। अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो चुका होता है। जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे अपनी बोतल में भर लेता है ताकि उसे पानी की जगह पी सके, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा, और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। यहाँ तक आते आते वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है। एरन के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, इसलिए वह हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देने लगता है। जब उसे भूख लगती है तो वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा लेता है, लेकिन इसके लिए भी उसे इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि तब तक वह उन्हें नहीं पकड़ सकता जब तक वे खुद उसके पास ना आ जाएं। 3 दिन बीत जाते हैं। अब एरन भूख, प्यास और इस माहौल से बहुत परेशान हो चुका होता है। वह फैसला करता है कि अब अपना हाथ काटकर बाहर निकलना ही पड़ेगा। वह अपने हाथ को ऊपर से कसकर बांध लेता है और चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चाकू की धार बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, इतनी कि उसकी पतली सी त्वचा तक नहीं कटती। यह देखकर एरन बहुत निराश हो जाता है और खुद से कहता है, कभी भी सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहिए, ये किसी काम का नहीं होता। एक और दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। अब एरन को अपनी फैमिली और दोस्तों की बहुत याद आती है। तभी आसमान में बादल घिरते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। एरन इसका फायदा उठाकर अपनी बोतल में पानी भर लेता है, लेकिन पानी उन दरारों में भी भरने लगता है जहां वह फंसा हुआ होता है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता है और एरन उसमें डूबने लगता है। पानी में उसे लगता है कि वह हल्का हो गया है और अब पत्थर को उठा सकता है। बड़ी मुश्किलों के बाद उसे लगता है कि उसने पत्थर हटा दिया है और उसका हाथ निकल गया है। फिर वह दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक जाता है, उसमें बैठता है और कैननलैंड्स नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन अचानक पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। असलियत में एरन अभी भी उसी चट्टान के नीचे फंसा हुआ होता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसे कई दिन हो चुके होते हैं और वह बहुत थक चुका होता है। उसे अजीब अजीब सपने और भ्रम, हेलुसिनेशन आने लगते हैं। एरन को वहां फंसे हुए अब 4 दिन हो चुके होते हैं और यह उसका 5वां दिन होता है। अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अपने आप से बातें करता है, खुद की कमेंट्री करता है और सोचता है, अगर मैंने उस दिन माँ की कॉल उठा ली होती और उन्हें बता दिया होता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आज शायद मैं यहाँ फंसा नहीं होता। जिस दुकानदार से मैंने सामान खरीदा था, अगर उसे भी बता देता तो शायद वह मेरी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एरन अपने माँ बाप को याद करते हुए कहता है, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अब तक उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। वह भूखा प्यासा और दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा होता है। एक बार फिर एरन अपने हाथ को कसकर बांधता है। उसका चाकू अब बिल्कुल बेकार हो चुका होता है। इस बार वह उससे हाथ काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि चाकू की नुकीली साइड को अपनी त्वचा में गाड़ देता है। चाकू उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिससे उसका खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके आगे एरन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। एरन खुद से कहता है, शायद यह पत्थर पूरी ज़िंदगी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था, शायद यही मेरी डेस्टिनी है। इसके बाद वह चट्टान पर RIP, रेस्ट इन पीस लिखता है और अपनी जन्मतिथि भी लिख देता है, क्योंकि अब एरन को यकीन हो चुका होता है कि वह यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं। इन विजन में उसे एक बच्चा दिखता है जो उसका भविष्य का बेटा होता है और उसके साथ खेल रहा होता है। ये सब देखने के बाद एरन का आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाता है। अब एरन अपने फांसे हुए हाथ को पूरी ताकत से विपरीत दिशा में धक्का देता है और जोर लगाकर अपनी हड्डी तोड़ देता है। इसके बाद वह अपने चाकू, जिसे उसने धारदार बना लिया था, से धीरे धीरे अपना हाथ काटना शुरू करता है और आखिरकार अपने हाथ को शरीर से अलग कर देता है। आज़ाद होने के बाद एरन अपने उस हाथ की फोटो खींचता है जो अब भी पत्थर में फंसा रह जाता है। फिर वह बहुत मुश्किल से उस दर्रे से बाहर निकलता है। बाहर आकर उसे बारिश का जमा हुआ पानी दिखाई देता है। वह वहां जाकर जी भरकर पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से उसने न तो खाना खाया था और न ही सही से पानी पिया था। इसके बाद वह आगे बढ़ता है, लेकिन कैननलैंड्स नेशनल पार्क से बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा और वीरान इलाका होता है। दर्द में होने के बावजूद भी एरन खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग के लिए आई होती है। एरन उन्हें आवाज लगाता है। वे लोग दौड़कर उसकी ओर आते हैं और तुरंत मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है और एरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है।
उसने जो अपने बेटे का विजन देखा था वह आगे चलकर सच होता है। 3 साल बाद एरन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जेसिका होता है। दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लियो रखा जाता है। इतना बड़ा हादसा झेलने के बावजूद भी एरन ने हाइकिंग करना कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने पैशन को जिंदा रखा और जहां भी जाता वहां